नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करके फिर आप लोगों से बात करता हूं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारे संभाषण और ये सारे सेशंस थोड़ा गड़बड़ चल रहे थे, अब थोड़ा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये प्रोस्टेट की समस्या और इस पे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इस पर क्या विचार किया गया है, अपने आचार्यों ने क्या किया है। ऐसे प्रोस्टेट का मतलब आयुर्वेद में अगर हम लोग देखें तो कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन हमारे जो वृद्ध वैद्य लोग जो हैं उन्होंने बहुत अभ्यास किया है और उन्होंने बहुत इस पे बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई हैं। क्या बताई हैं वह हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं पहले यहाँ पर एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और फिर हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे और बातें करेंगे। तो अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ना, आप लोग सुनिए और फिर उसके बाद में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। मैंने यहाँ पर को होस्ट बना दिया है और मैं कुछ लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो प्रोस्टेट का जो पेशेंट आते हैं, प्रोस्टेटोमेगाली, तो इसमें आयुर्वेद में पौरुष ग्रंथि वृद्धि ऐसा होता है। बिनाइन प्रोस्टेटोमेगाली ऐसे करके आते हैं। तो इसमें अवस्था देखें तो हमेशा साम्यावस्था रहती है। इसमें मल देखेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट बस रुकिए, मुझे कोई परेशान कर रहा है फोन कर करके। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे ना तो इसमें मल, मूत्र और वायु इसका प्रकोप रहता है। मतलब मल विकृत रहता है, मूत्र भी विकृत रहता है और वायु, अपान वायु भी विकृत रहता है। इसे संबंधित व्याधि अगर देखें, इससे रिलेटेड
प्रोस्टेटोमेगाली से रिलेटेड देखें तो ब्लैडर में स्वेलिंग रहता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रात में बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है, मधुमेह भी हो सकता है इससे रिलेटेड, और मलावरोध भी हो सकता है। तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि कौन सा व्याधि है ये। तो उसके लिए सोनोग्राफी करके पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेटोमेगाली, वही कंफर्मेशन होता है वहां पे। दोष देखेंगे तो वायु और कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतस देखेंगे प्रोस्टेटोमेगाली होने के लिए, तो इसमें रस व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, मेदो व स्त्रोतस, पुरुष व स्त्रोतस और मूत्र व स्त्रोतस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। धातु देखेंगे तो रस धातु, मांस धातु, मेद धातु और शुक्र धातु, ये 4 धातु रहते हैं। इसमें अगर हम लोग एनाटॉमिकली देखेंगे तो मूत्राशय का जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वह आता है, और उसके नीचे का पुरुषों का मूत्रेंद्र और पक्वाशय, ये संबंधित अवयव आते हैं, क्योंकि पक्वाशय में ही मूत्र की उत्पत्ति होती है, और मूत्रेंद्रिय जो पेनिस यूरेथ्रा जो होता है वह होता है, और यूरिनरी ब्लैडर ये इन्वॉल्व रहता है। चिकित्सा अगर हम लोग को देखना है तो इसमें यूरिन का टेस्ट करना पड़ता है, और उसमें फिर देखना पड़ता है कि रेसिडुअल यूरिन 50 सीसी से ज्यादा रह रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट का ये कुछ ना कुछ ग्रंथि बढ़ रहा है, अगर रेसिडुअल यूरिन बढ़ रहा है तो। उसके बाद में गुरुकुल पारंपरिक उपचार में अगर हम लोग देखें तो पुरुषों में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। तो ज्यादातर ये बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में ये ज्यादा बढ़ना ऐसा देखा जा रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, वो सर्जरी करा देते हैं उसका। तो सर्जरी कभी कभी फायदा करता है, कभी कभी नहीं फायदा करता है। तो इसमें हम लोग को प्रोस्टेट का अगर ग्रंथि का वृद्धि हो रहा है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि यूरिन कैसा हो रहा है, और यूरिन होने के बाद, मतलब पूरी तरह से एक्सपेल होने के बाद रेसिडुअल यूरिन कितना रह रहा है। फिर डायबिटीज मिलाइटिस है या डायबिटीज इंसिपिडस है क्या, वह देखना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में यूरिन बहुत ज्यादा होता है। इंसिपिडस में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन में वैसोप्रेसिन जो रहता है वो ज्यादा सिक्रीट होता है, और इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा यूरिन होता है। तो मधुमेह जन्य जो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता हम लोगों ने पढ़ा है, वह उसका प्रमाण देखते हैं। फिर मलावरोध है क्या, वह देखना पड़ता है। और खाने का जो टाइमिंग है वह कैसा है, मतलब उल्टा पुल्टा है क्या, भूख लगे तब नहीं खाते हैं क्या, ऐसा है क्या। और उसके बाद में अलग अलग तरह के व्यसन, मतलब कोई टोबैको च्यूइंग करता है, कोई सिगरेट, बीड़ी, पान, पान पराग, माणिक चंद, अल्कोहल, उसका हमें देखना पड़ता है। उसके बाद में मूत्र प्रवृत्ति के बाद में रेसिडुअल फ्लूइड जो अंदर, रेसिडुअल यूरिन जो है 50 सीसी से ज्यादा रह रहा है, तो ये तो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ भी जा सकता है, या प्रोस्टेटोमेगाली की तरफ भी बिनाइन भी हो सकता है, या मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से कष्ट साध्यता या असाध्यावस्था, यह बहुत टाइम पे ठीक होने वाला है ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। कभी एक्यूट कंडीशन में रहे तो वो ठीक हो सकता है, नहीं तो क्रॉनिक स्टेज में अगर जाए तो उसको मतलब ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का है तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन और प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट पे प्रेशर आके स्वेलिंग आया है, इसको थोड़ा हमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके वजह से क्या होता है कि हमें मेडिसिन का थोड़ा जो संख्या है, मतलब नंबर से, वो थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। उसी तरह से तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर उसके बाद में तंबाकू को भून के, और वो मशेरी बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, वो मिस्त्री लगाते हैं, लेडीज लोग भी लगाते हैं, उसका प्रमाण ज्यादा है क्या, या अल्कोहल ज्यादा पीने का, ऐसे कुछ है, तो फिर प्रोस्टेटोमेगाली में हम कितना भी दवाई दे फायदा नहीं होता है, पेशेंट को पहले ही बोल देना चाहिए। उसके बाद में रोगी को समझाना पड़ता है कि आपको प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, तो आपको ये परहेज पालना पड़ेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ने के लिए 3-4 महीना तो हमें देखना ही पड़ता है कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या फायदा। एकदम ऐसे सोचेंगे 7 दिन में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब इसके लिए आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं, फिर चंद्रप्रभा वटी देते हैं, गोक्षीरादि गुग्गुल देते हैं, त्रिफला गुग्गुल देते हैं। ये 3-3 गुलिया अगर दें, आरोग्य वर्धनी वटी, चंद्रप्रभा, गोक्षीरादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। 3-3 गोली सुबह शाम, या रसायन चूर्ण जो है वह सुबह शाम 1-1 चम्मच दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दोनों खाना खाने के बाद व्यानोदान काल में अभ्यारिश 4 चम्मच लेने से फायदा होता है।
अगर हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी वजह से, तो अम्ल पित्त अंतकवटी 3-3 गोली सुबह शाम लेने से फायदा हो जाता है। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो गंधर्व हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, कपिल आदि वट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मधुमेह का रोगी है, तो डायबिटीज है, खासकर शुगर लेवल ज्यादा रह रहा है, तो मधुमेह दवाइयां देते हैं, वह देने से फायदा हो जाता है। अब बहुत ज्यादा मोटा इंसान है, स्थूल व्यक्ति है, तो उसको त्रिफला गुग्गुल और गोक्षिरादि गुग्गुल 3 के बदले 6-6 गोली देना पड़ता है, तब उसको प्रोस्टेट में थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसी तरह से सुबह टाइम पे खा लें, लेकिन शाम को जल्दी खाएं या कम खाएं, ये करना पड़ता है। और खाना खाने के बाद 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा घूमना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब करते हैं तो 100% रोग से मुक्ति हो जाती है। उसके बाद में ग्रंथों में क्या बताया, तो अभ्यारिष्ट बताया, आरोग्य वर्धनी वटी बताया, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, रसायन चूर्ण, और मधुमेह रहा तो फिर जो गुड़मार होता है अजश्रृंगी, उसका सेवन करें, या फिर 10 बेल के पत्ते, बिल्व पत्र का सेवन करने से या शुगर कंट्रोल में रहता है, और इसमें प्रोस्टेटोमेगेली में फायदा होता है। उसी तरह से शाम को जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, खाने के बाद 1 घंटा 1 घंटा घूमना चाहिए, कम से कम 20-30 मिनट तो घूमना ही चाहिए, तभी सोना चाहिए। उसके बाद में आहार सात्विक होना चाहिए, जवारी का रोटी या गेहूं का रोटी, या फिर मूंग का दाल, फिर लौकी का सब्जी, परवल, फिर तोरी का सब्जी, परवल, फिर जो लाल भोपला होता है, कोहड़ा, येलो पंपकिन, वह या लाल भोपला, उसका सेवन करें। या फिर पुदीना वगैरह डाल के, हिसाब से पुदीना अदरक डाल के चटनी का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, और शुंठी युक्त पानी का सेवन करें। तो और अगर ना नॉनवेज खा रहे हैं तो वो टाल दें, प्रोस्टेटोमेगैली का केस है तो उसमें शाकाहार करना सबसे अच्छा रहता है। और क्या कुपथ्य है, तो अकाल में, मतलब जब भूख नहीं लगी तब नहीं खाना है, लेट नहीं खाना खाना है, और बहुत चटपटा चीज, बहुत गर्म मसाले वाला चीज नहीं खाना है, तेल वाला चीज नहीं खाना है, और जो मिठाइयां हैं वह नहीं खाना है, मांसाहार का सेवन नहीं करना है, होटल का खाना नहीं खाना है। उसी तरह से अभ्यारिष्ट का सेवन बहुत अच्छा फायदा करता है। आरोग्य वर्धनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, रसायन चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें सुबह अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, और व्यायाम करते टाइम तो लंगोट का बांधना वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर लंगोट बांध के करें तो प्रोस्टेटोमेगेली में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रात को खाने के बाद घूमने जाएं, या घूमना बहुत जरूरी होता है, उससे प्रोस्टेटोमेगेली में बहुत अच्छा फायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन है तो मात्रा बस्ती का प्रयोग करें, नीरू बस्ती का प्रयोग करने से फायदा होता है। और अन्य में अवगाहन श्वेत करें, मतलब टब में बैठा दे पेशेंट को, थोड़ा सा त्रिफला काढ़ा डाल के और पेशेंट को बैठा दे। और उसके बाद में सात्विक खाना खाएं, खाने पीने का संयम पालना चाहिए, और शाम को सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए, शाकाहार करना चाहिए। फिर अभ्यारण्य आरोग्य वर्धनी, चंद्रप्रभा, गोक्षादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, रसायन चूर्ण और गंधर्व हरितकी चूर्ण, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यूरोप में और अमेरिका में प्रोस्टेट ग्रंथि का जो पेशेंट है, वहां पे कैंसर के बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहाँ स्मोकिंग वगैरह बहुत होता है। जो बड़े बड़े देश है ना, आप लोग देखेंगे तो लोग मतलब बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो इसका ये भी एक दुष्परिणाम बॉडी में हो रहा है। उसी तरह से नॉनवेज खाना, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना, उसके बाद में मतलब संयमित जीवन न रहना, व्यसन का सेवन ज्यादा करना, और ये सब करने की वजह से बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है। अभी आप लोगों को कुछ बताना है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने अपने आदरणीय गुरु जी के नोट से बताया, आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। आप लोगों के पास प्रोस्टेट के पेशेंट आए हैं क्या? शशि मैम आपके पास आए हैं? शशि मैम शायद नहीं है, हैं? नहीं सर, है मेरे पास। आपके पास नहीं आए पेशेंट, आपका आवाज कट गया। शशि तिवारी मैम, कंचन मैम, आप कुछ बताएंगी? प्रोस्टेट के पेशेंट आपके पास आए हैं? प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए मैम। सर ये बहुत ही कॉमन है, यहाँ पे भी मुझे बहुत पेशेंट मिले हैं प्रोस्टेट के। और सर एक तो मैंने 210 ग्राम का प्रोस्टेट भी देखा था सर। तो वो पेशेंट काफी ओल्ड एज था, 85 ईयर्स का था। तो उन्होंने हाँ कुछ चेक नहीं किया था कि कैंसर है या बिनाइन है करके ऐसे। पर
वो 210 ग्राम की कंडीशन में भी वो काफी हद तक हेल्दी थे। बस यूरिन पास आउट करना बहुत मुश्किल होता था, उनको पेनफुल हो जाता था यूरिन पास आउट करना, पर वो सर्जरी करने नहीं जाना चाहते थे वो एज में। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया था सर, पर इतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं दिखा था। मैंने बोला भी था कि शायद ये सर्जरी करना पड़ेगा और हो सकता है कि ये बिनाइन नहीं हो ये एज में, पर वो बिल्कुल करना नहीं चाहते थे, वो वापस नहीं आए मेरे पास। पर सर यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अर्ली स्टेज में जब पेशेंट हमारे पास आता है। और तो यहाँ पे चंद्रप्रभावती बहुत अच्छे फायदा करती है, शिलाजीत रसायन है, मंडूर भस्म है, यहाँ पे गोखरू का जो है गुक्षरादि गूगल वगैरह बहुत अच्छा काम करता है, पुनर्नरवादी है। मैं बहुत बार कांचनार गूगल और वृद्धिवादी का भी चलाती थी हूँ सर, और वृक्कदोषर क्वाथ का भी इस्तेमाल करती हूँ, गोखरू का काढ़े का भी यूज करती हूँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और बहुत बार मैंने देखा है जैसे 35 ग्राम है 40 ग्राम तक का जो प्रोस्टेट होता है ना, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है सर, 21 ग्राम तक आ जाता है आराम से। बस थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए मेडिसिन चलाना पड़ता है, जैसे 3 महीना 6 महीना। अगर पेशेंट अच्छे से समझने वाला हो, मतलब हम तो समझा देते हैं, पर वो समझ के पूरी अच्छे से हेतु बंद कर दे तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। नहीं तो बहुत बार ये नहीं उनको तकलीफ हो रही है और वो कुछ पालन नहीं करते हैं तो वो सर्जरी भी करा लेते हैं सर। पर यहाँ पे मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा होता है सर अपना। जी सर। जी, आप लोग ना अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 8वां देखिए, उसमें 75 से 76 नंबर का श्लोक देखिए, उसमें एक घी बताया। तो पंचकोल प्लस हरितकी, यवक्षार, अजवाइन, बिड़लवट, सिंधव नमक और पाठा, धान्यक, मरीच, बिल्व, इसको दही में सिद्ध करना है, मतलब पहले काढ़ा बनाना है, फिर दही डालना है और फिर घी को सिद्ध करना है। इसका सेवन अगर कराया जाए ना तो प्रोस्टेटोमेगाली 100% ठीक होता है। वाग्भट चिकित्सा स्थान 8वां में 75-76 नंबर का श्लोक मैंने बताया, 100% फायदा होता है। आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखिए। सर एक बार ड्रग्स प्लीज रिपीट कर दीजिए। पंचकोल, पहले आप रेफरेंस लिखिए ना, अष्टांग हृदय 8th चैप्टर चिकित्सा स्थान 75-76 नंबर का श्लोक। पंचकोल लीजिए, पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी। हाँ जी सर। पंचकोल लीजिए, 1 मिनट में बता रहा हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ ना 100% फायदा होता है। मतलब कैंसर के भी पेशेंट अगर आए आपके पास और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उसमें भी फायदा करता है। और एक मूत्रकृच्छर तेल है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, उसका भी फायदा होता है। 1 मिनट में बता रहा हूँ, ओके 1 मिनट। और ये मैम भी बताएंगे अभी। तो पंचकोल हो गया, हरितकी ले लीजिए समान मात्रा में, यवक्षार, फिर अजवाइन, फिर विड़ लवण, फिर सिंधा नमक। अब ये लवण इतना ज्यादा नहीं लेना है, समान मात्रा में, लवण कम होना चाहिए, 1 चुटकी ठीक है। पाठा, धान्यक, मरीच और बिल्व, इसको घी में सिद्ध, इसको काढ़ा बना के घी डाल के फिर घृत सिद्ध करना है। ये यहाँ महाराष्ट्र में वो चलता है, प्रोस्टेट घृत। इसका सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, और किसी को, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरे पास प्रोस्टेट के पेशेंट हैं अभी। उनका जो पहले थे मेरे पास, पहले उनका सर उनको फैटी लीवर था, तो मैंने ट्रीट किया था, ठीक हो गया था उनका फैटी लीवर। फिर यूएस गए तो 6 महीने फिर उन्होंने खाने पीने में काफी अतिक्रमण किया, तो वहां से आने के बाद उनको फैटी लीवर ग्रेड 2 डेवलप हो गया और साथ में प्रोस्टेटोमेगाली हो गया। तो पहले भी जैसे उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं थी, बट यूरिन की फ्रिक्वेंसी थी नाइट में ज्यादा, तो उनको मैंने वो सब किया था, बाथ वगैरह जो आपने कहा ना अवगाहन, तो मैंने उनको हिप बाथ वगैरह कराया था। और साथ में उस वक्त मैंने उनको एनिमा दिया था, मीन्स लेमन वाटर वगैरह का एनिमा दिया था। कभी कैस्टर ऑयल की भी बस्ती दी थी जब लगता था कि हफ्ते भर हो चुका है, और 1 बार 2 बार उनको मैंने गोमूत्र वगैरह की दी थी, तो उससे उनको काफी फर्क पड़ा था सर। और परहेज वगैरह तो सारे चलाए थे मैंने उस वक्त, उनको आरोग्य वर्धनी वगैरह ये सब सारी दवाएं चलाई थी, और साथ में कुछ और लग्जेटिव भी चलाए थे, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, काफी टाइम हो गया है। तो उस टाइम उनका ठीक था। मतलब मैंने ये चीज देखा है कि अगर प्रोस्टेट का पेशेंट हो, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसको मतलब ठीक रहता है। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तब प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाती है, या फिर उसको परेशानी ज्यादा होती है सर।
जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। सर इसमें जो कॉर्न होती है छल्ली, सर हाँ। उसके बालों का भी काफी अच्छा, मतलब यूरिन पास करने के लिए काफी अच्छा रिजल्ट देखा है सर मैंने। जी सर उसके जो बाल हैं उसको वाटर में बॉईल करके सर फिर वो वाटर पीने के लिए देते हैं, तो उससे भी काफी रिटेंशन में सर काफी रिलीफ मिलता है, इजीली पास हो जाता है सर यूरिन। जी, आपने सही बताया। निगम सर ने भी ये बताया था आयुष दर्पण पे, बहुत साल पहले, 2 साल पहले बताया था। अच्छा सर। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। और किसी का अनुभव है? डॉक्टर रवि सर, आपने मेडिसिन से ठीक किया है कि सर्जरी करते हैं? आप तो सर्जन हैं। डॉक्टर अनुरिता मैम, आपने देखा है प्रोस्टेट के पेशेंट? डॉक्टर प्रभात जी। हाँ सर, रवि सर आप बताइए कृपया सर। जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। जी सर, मेडिसिन से भी ठीक किया सर, जो है ग्रेड 2 तक के सर जो है मेडिसिन से कवर अप हो गए सर जो है। आपने क्या क्या दिया था सर? स्पेशली सर कांचनार, वृद्धि वाटिका बटी, और जो है वरुणादि क्वाथ, जी और किसी किसी मैंने बस्ती भी दिया सर, जो है उत्तर बस्ती, जी सहचर आदि तेल की उत्तर बस्ती, या जो है 10 मूल की तेल की उत्तर बस्ती दिया सर, जो पेशेंट को रिस्पांस आया है सर जो है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर अनुरिता मैम, आपने प्रोस्टेट के पेशेंट में कुछ दिया है तो बता सकते हैं। यस सर, पोस्टेटाइटिस और पोस्टेटोमेगाली बहुत इसका सिम्टम है सर। इसके पहले 50 प्लस और ऐसे ही पेशेंट में दिखता था लेकिन अभी मतलब काफी अर्ली 40s में भी दिखता है किसी। मेरे पास में एक पेशेंट ऐसे था कि पहले वेरिकोसिल का था वो, और उसके बाद में प्रोस्टेटोमेगाली, उसको हार्डली 34 या 33 एज दिखती है। जी एंड बीपीएच एक ऐसी मतलब ये चीज है कि बहुत जल्दी बिनाइन इसका कन्वर्जन, मतलब ट्यूमर अगर आपने उसकी ग्रंथि का सप्रेशन नहीं किया, प्रोस्टेटाइटोमेगाली अगर कम नहीं किया, तो बहुत बुजुर्ग लोगों में बहुत तकलीफें होती है। आई गेस पुनर्नवा गुगुल है, वोक्षरादि गुगुल है, वृद्धिवादी कबड्डी है, कांचनार गुगुल बहुत अच्छा काम करता है, बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। यूजुअली 80% पेशेंट में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री जरूर रहती है। टोबैको च्यूअर्स है, लेट नाइट जिनका रूटीन है, अल्कोहलिक है, उन लोगों को काफी जल्दी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम और ये सारी चीजें डेवलप होती है। बस्ती मतलब द मोमेंट यू हैव कि आप उनका अपान के ऊपर काम करते हैं, अनुरोमन करते हैं, और पेन बहुत सीवियर रहता है क्योंकि बुजुर्ग लोगों में पेन काफी रहता है, तो अगर आप बस्ती देते हैं तो बहुत बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज एक बार पीएसए करके ही फिर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। पीएसए मार्कर्स अगर विद इन लिमिट है तो यू कैरी ऑन एवरीथिंग। गलती से अगर पीएसए बढ़ा है तो भी डरने का बात नहीं, बिकॉज यू कैन वेरी इजीली कंट्रोल पीएसए मार्कर्स अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो। बट पेशेंट का हेतु, पेशेंट का लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये जो अर्ली स्टेज प्रोस्टेटाइटिस है सर, इस पे कभी लेक्चर लेना, बिकॉज इसके पहले 50 प्लस के बाद में, लेकिन अभी कैंसर के भी कुछ पेशेंट आते हैं ना, या क्रॉनिक किडनी स्टोन या ऐसी जो हिस्ट्री रहती है, तो वो पेशेंट 50s के बाद में उनको ऑन एंड ऑफ मतलब सोनोग्राफी के इसमें पता चलता है हृदय प्रोस्टेटोमेगाली दिखता है सर वो सिम्टम। बट बहुत अच्छा हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो। यस यस मैम। हाँ हाँ मैम, अभी आपने बोला ना वेरिकोसिल और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था, तो माइल्ड मॉडरेट वेरिकोसिल में सर्जिकल ओपिनियन अच्छा रहेगा या अपना जो चिकित्सा रहती है औषध कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो अच्छी रहेगी? क्योंकि कभी मैम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद में अगर वो सीवियर है तो देन यू कांट इंटरवेन एनीथिंग, बट वेरिकोसिल क्योंकि अगर मॉडर्न मेडिसिन में मैम वो सर्जिकली ओपिनियन हमको बताते हैं, लेकिन माइल्ड मॉडरेट वेरिकोसिल के कारण स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी में इशू रहता है, पस सेल्स कभी कभार उसमें यस प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें हम दोषों का विचार कैसे करें कि ये, और उसका कॉम्प्लिकेशन वो प्रोस्टेट हाइड्रोसिल कभी कभार होता है, कभी कभार प्रोस्टेट एनलार्ज
एनलार्जमेंट रहता है पेशेंट का, वॉल्यूम कभी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कम रहता है लेकिन उसका जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है। और पेशेंट का कंप्लेंट अभी सर ने बोला तो वेग विदारण, वैसे ही उसका सिस्टाइटिस का क्लिनिकली सिस्टाइटिस हमको दिखता है लेकिन स्कैन में कभी ईवेजी स्कैन में कभी नहीं दिखता सिस्टाइटिस, में अर्ली चेंजेस रहते हैं। और पेशेंट का रेनल कैल्कुलाई हिस्ट्रा या अपनी ग्रहणी दृष्टि भी बहुत अच्छी तरीके से उसमें रहती है कि ऐसे पेशेंट मैंने ट्रीट किया था। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट अजोस्पर्मिक या ओलिगोस्पर्मी आता है तो उनमें माइल्ड मॉडरेट इवेज स्क्रोटल इवेज हम करते हैं तो वेरिकोसिल दिखता है, प्रोस्टेट कभी कभार दिखता है, हाइड्रोसिल भी दिखता है। तो इसमें मैम हम सर्जिकल ओपिनियन बेटर रहेगी या अपना नो मैम, सर्जिकल ओपिनियन के बाद में आप फर्टिलिटी रेट को रिवर्सल को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। मैंने दोनों भी केसेस, दोनों तीनों टाइप की केसेस क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है कि आफ्टर वेरिकोसिल पेशेंट का स्पर्म काउंट थोड़ा सा बढ़ा और उसके बाद पूरा ड्रॉप डाउन हो गया। तो ये मुझे पैथोलॉजी उस टाइम में वात का प्रकोप हुआ, शायद आघातजन्य होगा अपना सर्जरी यूज करने के बावजूद, ऐसा भी होगा। लेकिन कैसे रहेगा इसमें, आइडियल आपका ओपिनियन चाहिए। मैम जो माइल्ड टू मॉडरेट है, आप वेरिकोसिल में आयुर्वेदिक लीजिए, वरुण, शिलाजीत, अश्वगंधा, गोक्षूर, खदीर। उसके बाद में जो हमारे इसका ट्रीटमेंट है अपान, अनुलोम और दीपन पाचन तो है ही, लेकिन वेरिकोसिल में यू कैन गिव रिवर्सल विद फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट। मॉडरेट के बाद में थोड़ा सा दिक्कत आता है बिकॉज वहाँ पे टॉर्चस, जो भी टॉर्चोसिटी बढ़ने के बाद में पेशेंट को पेन और बाकी का चीज बहुत ज्यादा सीवियर ही रहता है। लेकिन वंस द ऑर्किडाइटिस या ऐसा कुछ उसके साथ में इन्फेक्टिव अगर ये रहता है तो मॉडर्न में तो निकाला ही जाता है मैम, ऑर्किडेक्टोमी होता है। या वेरिकोसिल ट्रीट करते वक्त में इंजुरी तो ऐसे जरूर होता है कि जिसकी वजह से पेशेंट अजोस्पर्मिक होता है। तो इफ यू वांट टू सी द एज ग्रुप, फर्टाइल एज ग्रुप है तो उसका सेक्सुअल जो भी फर्टिलिटी रेट है और सेक्सुअल पावर है उसको रिटेन करने के लिए टेक 3 months to 6 months। जितना आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से वातिक पैतिक हेतु के हिसाब से जो भी डिफ्रेंशिएशन करके आप ट्रीटमेंट देते हैं तो यू गिव वेरी। कैसे कोरिलेट करें हम आयुर्वेद अनुसार वेरिकोसिल कैसे मैम आई डोंट कोरिलेट मैम, आई जस्ट कोरिलेट विद रसपाचक, रक्तपाचक और आप जैसे मधुपाचक। दोषों अनुसार हम कैसे ये वात दोष तो है हमको पता, लेकिन कब का अवृत्त इसमें होगा ना और स्रोत नॉट एवरी टाइम है। मेरे पास में एक यंग लड़का है 23 इयर्स का, 22 इयर्स का, वेरिकोसिल। उसको एक छोटी इंजुरी हुई थी बाइक, यूजुअली आप बाइक इंजुरी या कुछ ऐसे कुछ गिरने वगैरह का हिस्ट्री रहता है जब यंगस्टर एज में वेरिकोसिल रहता है। मैं उसको जो भी है बिकॉज रस और रसवाहिनियां रिलेटेड कुछ भी अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो रसपाचक, रक्तपाचक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। सबसे पहले रक्त प्रसादन, वहां का जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है अगर वो हम बहुत अच्छी तरह से करते। ऑफ कोर्स अगर वहां पे आपको श्रोतारोध दिखता है तो आप त्रिकटु, त्रिफला, जो भी त्रिदोषक है वो चीजें जो संघात दूर करने वाली है, श्रोतारोध दूर करने वाली वो चीजें दीजिए। मैंने यूजुअली वेरिकोसिल और प्रोस्टेट में उत्तर बस्ती नहीं दिया, बट मेरे एक सर है जो इसमें गांगल सर है जो उत्तर बस्ती वगैरह का डेयरिंग करते थे, लेकिन मैंने नहीं डेयरिंग किया। मैं आलेप देती हूँ, अवगाह देती हूँ। यस, मैंने यू आर वेरी प्रोस्टेट ग्रेट, में दिया है, वेरी ग्रेट दिया मैम, है बिकॉज मैं मैंने। आपकी केसेस सुनती हूँ, यू रियली आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक वर्क। कैरी ऑन मैन, डोंट गो फॉर सर्जरी ऑप्शन बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेशन। मेरे पास में पोस्ट सर्जिकल भी केसेस आते हैं ना बिकॉज ऑफ माई क्रिटिकल कंसल्टेंसी, तो मुझे मालूम है कि उनका पोस्ट इसमें कितना ज्यादा दिक्कत होता है, पर्सनल लाइफ में रहता है, देन फर्टिलिटी रेट में रहता है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आता है, आगे चल के लिबिडो और इस चीज में पहुंच जाते हैं वो। तो इस बेटर लाइक हमारा वसंत कुसुमाकर है, त्रिभंग है, वृद्धिवादी कावटी है, गोक्षुरादि गुगुल, कांचनार गुगुल, आप बाकी कुछ भी नहीं, उसके अपान पे, उसके दीपन पाचन पे, उसके श्रोतारोध दूर करने के लिए। और इसके साथ में मैम मनोव चिकित्सा है ना मैम, ये चीज बहुत नेग्लिजेंस में जा रही है। आप उसको मतलब कोई खुद होके नहीं बोलेगा कि मेरा वाइफ से झगड़ा होता है, कोई खुद होके नहीं बोलेगा कि मेरा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। दिस यू नीड टू टेक द केस, द रीजन शुक्र and ओज दृष्टि is always correlated with मनोस्रोतस। अब वहाँ पे नस से दीजिए आप, वहाँ पे मैम आई गॉट वन केस। सर हेलो सर। हाँ जी बताइए सर, इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम कुछ कर सकते हैं? एक्सटर्नल एप्लीकेशन से फायदा होता है क्या? मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। किसी ने पेशेंट देखे हैं
डॉक्टर शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती थी उस टाइम। हाँ सर, मैंने बोला था वही कि मेरे पास प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, एक पेशेंट तो है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एलोपैथी की सर्टेन मेडिसिन उनकी काफी टाइम से चल रही है, मैंने आयुर्वेद की भी उनको एक बार चलाई थी, तो उनको थोड़ा फर्क था, तो उसमें उनका सिर्फ वही PSA हमेशा टेस्ट कराते रहते हैं, तो उनका ठीक है। एक दूसरे मेरे पेशेंट हैं, उनका भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई थी, उनका पहले फैटी लिवर था, तो हमने ट्रीट किया था, ग्रेड 1 था, तो ग्रेड 1 से नॉर्मल हो गया था वो, मैंने बताया कि फिर बाद में उन्होंने पथ्य RBR बहुत किया था 6 महीने, तो फिर से दोबारा फैटी लीवर ग्रेड 2 आ गया था और प्रोस्टेटोमेगाली आ गई थी। अभी उनको जो सर साथ में इन्ग्वाइनल हर्निया भी हो गया है, तो अभी उनकी कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। अब मैं यहाँ से वाइजक से जाकर के फिर से उनका थोड़ा सा पंचकर्म वगैरह करूंगी, पहले किया था मैंने उनकी निरू बस्ती और मात्रा बस्ती वगैरह सब किया था, तो अभी उनका फिर से वो चलेगा। और आपका जो प्रोस्टेट घृत है वो चलाने को, और अभी आपने बोला ना अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 8 का 75-76 से श्लोक नंबर है, तो मैं भी देखती हूँ, तो फिर मैं उनको भी करूंगी। और अभी आज भी मैंने उनकी बात किया था, तो मेडिसिन रिवाइज करी है, तो वैसे तो उनको सारी मतलब ठीक है, रुच्च शरीर है, तो मैंने घी खाने के लिए बोला था, तो घी नहीं खा पाते हैं, मतलब दाल सब्जी उनको खा लेते हैं, अलग से खाने को भी मैंने बोला था, जैसे जो आप बोलते हैं वो पीड़क स्नेह के फॉर्मेट में, तो वो नहीं लेते हैं, वो उनको अभी थोड़ा सा और उसके लिए करेज करना है। मतलब मेरे को बोल रहे थे मैम आपने कभी घी अकेले पिया हुआ है, तो हम लोगों ने तो महातिक्त वगैरह घृत पिया हुआ है विरेचन कराने के लिए। अब मैं सिंपल घी एक बार पी कर तब मैं उनको बताऊंगी कि घी कैसे लेना चाहिए। ऐसे उनको ऐसा नहीं ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम बस वही है सर, रात में 3 बार जाना पड़ता है मतलब यूरिनेशन के लिए, तो ये प्रॉब्लम है उनकी। तो बस्ती उसका दी जाएगी तो फिर उससे आराम हो जाएगा सर। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, अनुरिता मैम आप आ गई, शायद मैम बिजी हैं। कोई और कुछ बताना चाहता है तो बताइए, नहीं तो हम लोग सेशन एंड करेंगे। किसी का कोई और कुछ है अनुभव यहाँ पर बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं? सर वो शेर के मैम ने उत्तर बस्ती किसकी दी थी, ऐसा पूछा ना? हाँ मैम, हाँ गुड इवनिंग। मैंने हाँ। मैम चंदनबाला लाक्षादी अपना मूषक और सहचर तेल का बस्ती दिया था, और उसके पहले पेशेंट को 15 डेज मैंने मात्रा बस्ती सहचर तेल की और अपना कैस्टर ऑयल का चलाया था, जिससे वात का अनुलोमन भी हो और थोड़ा सा उसका कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था। और पेशेंट का हेतु विषमासन और थोड़ा सा मनोह सर बोलते ना, वैसे उनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, तो उसमें मैंने ब्राह्मी वटी भी चलाई थी और नशे के लिए शीरबला 101 चलाया था। तो पेशेंट का प्रोस्टेट का वॉल्यूम जो था वो भी कम हुआ था, और पेशेंट को कैसे था, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इतना अनकंट्रोल था कि पेशेंट को कोई समझ में नहीं आता इतना। लेकिन जब उसने बस्ती ली पेशेंट, और पेशेंट का एज था उस टाइम 58 था एज उसका ईयर्स, तो अभी पेशेंट इतना फिट फाइन है। उसके बाद और उसमें मैम स्पेसिफिकली मैंने 2-3 पेशेंट देखे कि उसमें पहला तो ग्रहणी दृष्टि रहती है, वेग विधारण रहता है, और पेशेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं तो उसमें तो उनका थोड़ा सा शेड्यूल वाइज रहता है, तो वो पेशेंट उसी हेतु के साथ मेरे पास आया था। लेकिन 3 महीने में ही ट्रीट हुआ है, अभी तक पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं। अभी पेशेंट इतना हैप्पी है मैम, उसका प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपना आरोग्य अच्छे रहने के लिए वो खुद मात्रा बस्ती लेता है अभी भी। अरे अभी वाह। उसको हाँ मात्रा बस्ती कौन सी दी थी मैम? अभी सहचर के साथ क्या मैं दिया? अभी तो मैं चीरबला ही देती हूँ, पेशेंट को दिया है मैंने पेशेंट को। लेकिन शमन चिकित्सा में मैंने स्टार्टिंग में उसको रसपाचक रक्तपाचक मैम ने बोला वैसा, सूक्ष्म त्रिफला वातानुकूलन के लिए ये, और फल त्रिकादी वटी और चंदनासव दिया था मैंने उस टाइम पेशेंट को। ओके और मैम, मात्रा बस्ती क्या दी थी तब? मात्रा बस्ती सहचर तेल की दी थी पहले। दूसरे मंथ में मैंने सहचर और क्षीर वाला दिया था, थोड़ा भ्रूण भी और बल भी बढ़ाना चाहिए। और उत्तर बस्ती तो मैंने हर 15 डेज बाद चंदन वाला लाक्षादी सहचर और थोड़ा सा मूषक सिद्ध, और एक बार तो मैंने जात्यादि भी उसमें इस्तेमाल किया था, और एक बार मैंने एसटी मधु भी इस्तेमाल किया था। तो 3 महीने में पेशेंट को मैंने 6 टाइम्स उत्तर बस्ती की थी। तो उससे उसका प्रोस्टेट पूरा वॉल्यूम भी कम हुआ और एनलार्जमेंट था वो भी कम हुआ था। और अभी पेशेंट फिट फाइन है, आता है मिलता है। लेकिन बस्ती वो बोलता है कि बस्ती बहुत अच्छा है, और जो आयुर्वेद पे फेथ नहीं रखता था
जिन्होंने मॉडर्न सर्जन के पास जाके उनको ऑपरेटिव करने के लिए बोला था, वो पेशेंट अभी हर वक्त कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे पास आता है आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो ये थोड़ा सा अपना बहुत थोड़ा सा गर्व से फूल जाती हूँ कि हमारे आयुर्वेद को भी एक दिन अच्छे आएंगे। अभी आए ही तो भी बहुत अच्छा लगता है मैम, जब हमारे आयुर्वेद का कोई बड़प्पन ऐसे दिखते नहीं। मॉडर्न के पास ही कुछ नहीं मैम, जो आप बताते हो खान पान कितना अच्छा करना है। काउंसलिंग बहुत मैटर करता है मैम, जब आप पेशेंट को बोलते हो तो उनकी भाषा में उनको क्या हुआ है और कैसे, ये जब आप बताओगे तो पेशेंट अच्छी तरीके से समझ जाता है, तो परहेज भी पालने में हिचकिचाता नहीं है, ये अच्छे तरीके से रहता है, वो करता भी है पेशेंट, लेकिन आपको उसको अच्छे तरीके से संभालना चाहिए। मैडम Yes, उत्तर ma'am. बस्ती के लिए कैथेटर साइज क्या सिलेक्ट करते हैं, कौन सा? क्या सर? कैथेटर का कौन सा नंबर वाला कैथेटर? मैम सॉरी सर, मैं इन्फेंट फीडिंग ट्यूब यूज करती हूँ। अच्छा जी, नंबर में? मैं 6 नंबर की इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, लेकिन 6 नंबर की थोड़ी बड़ी रहती है, उसकी 4-5 नंबर की थोड़ी सी छोटी रहती है, तो वो जाने में दिक्कत नहीं रहती। 4, 5 और 6 तीनों, उसमें कौन सा भी आप यूज कर सकते हो। फीडिंग ट्यूब में तो ये सिरिंज अच्छी तरह से फिट हो जाता है। हाँ, फिट होती है ना सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छी होती है। और कभी कभार मैं आईओआई कैनुला मेरे पास नहीं रहता, तो उस टाइम पे मैं उत्तर बस्ती भी इन्फेंट फीडिंग ट्यूब से करती हूँ सर। और अपना फीमेल उत्तर बस्ती रहता है, उसके लिए तो मैं फॉलिस कैथेटर यूज करती हूँ सर। मैम जी आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोल रहे हैं, जो फीडिंग ट्यूब बता रहे हैं? कौन सा सर? जो मैम मात्रा बस्ती के लिए यूज करते हैं आप, जो राइल्स ट्यूब बता रहे हैं आप, नेसोगैस्ट्रिक उसको यूज करते हैं आप? नेसोगैस्ट्रिक नहीं है सर, बड़ा वाला रहता है बच्चों का इन्फेंट फीडिंग, बड़ा वाला। ठीक है मैम। हाँ, आप बोले वो राइल्स ट्यूब बोले, गैस्ट्रिक लीवेज हम निकालते हैं ना पॉइजन, वो बोल रहे हैं, वो नहीं। उसके पोर्स होते हैं ना मैम, दोनों साइड में पोर्स होते हैं, फिर उससे जो अगर मात्रा बस्ती दो तो बाहर आ जाता है ना, पोर्स बाहर रह जाते हैं। वो नहीं सर, इन्फेंट फीडिंग बड़ा वाला रहता है। मैम K90 भी वैसे यूज कर सकते हैं ना इसमें, K90 या रबर कैथेटर? K19 से मैंने कभी नहीं किया सर। सर K90 में सिरिंज फिट हो जाता है ना? K90 का सर मैंने किया नहीं है, मैंने एक्चुअली राइल्स ट्यूब से ही की थी। वो राइल्स ट्यूब का आगे ठीक रहता है, इंसर्शन हो जाती है, पर वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा बाहर से ऊज हो जाता है उसका ना, उसके जो पोर्स होते हैं वो थोड़े बाहर रह जाते हैं। जैसे 6 उंगल का है विधान है ना, इतनी पेनिट्रेट 4 इंचेस पेनिट्रेट करके। हाँ जी उत्तर बस्ती के लिए। अच्छा, रबर कैथेटर से की है। K90 में सर जो है, हेलो सर। जी सर, रवि सर बताइए जी। K90 में सर डायरेक्ट सिरिंज नहीं फिट होती है, जब आप उसका शुरुआत वाला हरा पोर्शन काट देंगे तब इसके बाद सिरिंज लग जाती है। लेकिन जनरली अगर प्रोस्टेट साइज बड़ा है तो K90 जाता नहीं है, तो मैडम जो बता रही इन्फेंट फीडिंग ट्यूब से उसी से जाएगा। सर ब्लैडर में छोड़ना है या वो स्पिंटर के पास? ब्लैडर में। अच्छा, थैंक यू। ब्लैडर में पॉलिन रखा जाता है सर। नहीं, अगर साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है मैडम प्रोस्टेट का, तो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब ही जाएगी। हाँ, मैंने तो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब से ही उत्तर बस्ती की है, तो बहुत अच्छे तरीके से जाता है सर, और कोई दिक्कत भी नहीं है। मैम आप कितने दिन और फिर कितने दिन के गैप से करते थे फिर? 15 दिन के बाद फिर से। अच्छा, और 3 डेज ना? 3 डेज नहीं मैम, 15 दिन हो गए के बाद 1 सिटिंग, ऐसे अच्छा, एक 2 बार। अच्छा। और अपने फीमेल में करना हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रहता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, पेशेंट मोनोपॉज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्री मोनोपॉजल कंडीशन में हमारे पास आता है पेशेंट, तो उस टाइम पे आफ्टर मेंसेस में मानो कि 6 डेज में उसका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है, तो 7-8 डेज में गैप करती हूँ, नहीं ऐसे 2 बार मैं उत्तर बस्ती में करती हूँ। अच्छा, तो फिर फीमेल में फिर वो मतलब इसमें मतलब जो अपना मूत्र मार्ग उससे ही करते हैं फिर? हाँ, मूत्र मार्ग से करते हैं ना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मूत्र मार्ग से। मैंने तो अभी 50 ml तक ऑयल दिया है, और इजी रहता है मैम, जैसे हमारी
जो यूटेराइन के पश्चात ये ब्लैडर की उत्तर बस्ती बहुत इजी रहती है। 2 डेज करना रहता है ऐसे, हाँ, है ना? 2 डेज। 9 आप 9th और 10th पे करते हो फिर फीमेल में। मेरे पास एक पेशेंट नॉक्चर अपना बेड वेटिंग है कैसे करके आया था। 16 ईयर्स ओल्ड लड़की थी, 10th स्टैंडर्ड में थी और उसका आफ्टर मेंसेस से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। उसका कंट्रोल मानो मैम, उसको सेंसेशन ही नहीं था कि यूरिन कब आ रही कभी जा रही है। और मॉडर्न मेडिसिन ने उसको बोला था कि स्कोपी करने के लिए हमको बहुत पैसे लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली पुअर होती मेरे पास आई। मैंने 4 मंथ उनके ट्रीटमेंट चलाई तो पूरा अच्छी तरह वो सेट हो गया। अभी उसको सेंसेशन भी समझता है, उसके मेंसेस भी अच्छे आते हैं, उसका वेट भी लॉस हुआ है और अभी वो पूरी तरह फिट हो गई है। अरे वाह मैडम, इसमें क्या द्रव्य क्या सिलेक्ट किया? पहले तो मैंने पेशेंट का कैसे रहता था, ये बेड वेटिंग करते वक्त उसका मनोहर बिगड़ा हुआ था, तो मैंने सर उसको पहला ग्रहणी अच्छी की थी 1 महीना, और उसके बाद उसको घर में मैंने क्लासिकल विरेचन दिया था, घर में ही जाके करना क्योंकि इकोनॉमिकली अच्छी नहीं थी। और दूसरे मंथ में मैंने मात्रा बस्ती और अपना रसपाचक रक्तपाचक, और सर मैंने मनोहर लिए सारस स्वर्ण सारस उतारिष्ट और अपना चंदनास पुनः कभी कभार वरुणादि कौत, कभी कभार पुनर्नवास, ऐसे सूक्ष्म त्रिफला भी लगाया था। चंद्रकला रस भी, चंद्रप्रभा इसमें बहुत अच्छा कारगर रही सर। मैंने पेशेंट को बहुत मानो 2 मंथ मैंने चालू रखा, इतना अच्छा। और गोक्षुरादि गुग्गुल ये, और वसंत कल्प में लघु मालिनी वसंत मैंने दिया था, और लास्ट मंथ में मैंने सुवर्ण मालिनी वसंत यूज किया था। और पेशेंट को मृदु नाभि पूरण के लिए कैस्ट्रॉल भी दिया था, और ओरली क्वाथ में सर, क्योंकि पेशेंट का अक्सर यूरिनरी जो अनकंट्रोल रहता, वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं, उसका सेंसेशन भी नहीं था, लेकिन नस्य भी मैंने चलाया था इसमें पेशेंट पे। उस टाइम पे मेरे पास शीरबला सर का 101 नहीं था, तो मैंने वचा तेल का नस्य चलाया था पेशेंट को। और पेशेंट को 2 बार मैंने शिरोधारा भी की थी उस टाइम पे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में जब लड़की आती है तो थोड़ा सा कुमारावस्था में रहता है, तो उनका चेंजेस बहुत अलग सा रहता है। लेकिन इसकी दिक्कत एक खुद को इतना डिप्रेशन में थी कि एक ऐसे हो गया, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग केस थी सर। मेरे लाइफ में भी पहली बार मैंने ऐसा केस देखा था, और पहले बार वो सक्सेस हुआ है। उन्होंने बहुत पेशेंट मेरे को दिए उस पेशेंट ने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे से ठीक हो गई। अभी वो मेरे पास 2 साल पहले आई थी सर, लेकिन इतना अच्छा हुआ कि अभी तक उसके कोई भी दिक्कत नहीं सर। पेशेंट को ना मेंसेस में कोई प्रॉब्लम, ना उसका यूरिनरी जो सेंसेशन लॉस था वो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत अच्छी हो गई पेशेंट। लेकिन उसका शोधन कर शमन, गृहिणी दृष्टि शमन चिकित्सा शोधन में मैंने विरेचन ही दिया था, और अपना मात्रा बस्ती 3 मंथ तक चला था। मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम किया उसमें सर। ग्रेट, बहुत अच्छा मैम, हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इस केस में आपने उत्तर बस्ती भी दी थी पेशेंट को बेड वेटिंग के केस में? नहीं, मैंने वो अनमैरिड थी ना, तो मैंने मूत्र मार्ग से बस्ती दी थी उसको। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, तो उसको भी तो उत्तर बस्ती मूत्र कहते हैं। मार्ग से, क्योंकि अनमैरिड में हमको अलाउड ही नहीं है, तो मैंने मूत्र मार्ग से दी। क्योंकि मुझे वो स्थानिक थोड़ा सा और क्यूबाइटल से मैंने उसका रक्तमोक्षण भी किया था। ओके। उस टाइम पे शायद में उधर पर किया होता जलो का तो बहुत अच्छा और जल्दी आता, लेकिन उस टाइम पे मैं जलो का नहीं लगाती थी, अभी जलो का लगाती हूँ, उस टाइम नहीं लगाती थी। प्रोस्टेट वाले केस को आपने किस रक्तमुक्षण चीज की दी थी बस्ती? क्यों सिलेक्ट किया आपने? क्या युक्ति था रक्तमुक्षण? क्या सर? रक्तमुक्षण क्यों चूज किया आपने? मेरा पेशेंट विशेष प्रकृति का था, और उसका सिर्फ ये मानो रक्तमोक्षण, रक्त प्रसादन भी अच्छा होना चाहिए, और रक्तमोक्षण जितने बार हम करें तो उसका जो पित्त का दूषित अवस्था है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाती है ये। और पेशेंट का जो रक्तमोक्षण है ना सर, हमारे सब चिकित्सा में श्रेष्ठ मानी ही गई है। और स्थानिक तो मुझे कोई रक्तमोक्षण करने के लिए उस टाइम पे जलो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं पेट पर जलो का लगाऊं या नहीं, तो मैंने क्यूबाइटल से निकाला था।
और जी पित्त की अवस्था थी, प्रकृति भी पित्त की थी और पेशेंट का मनोहो, ये सब ध्यान में रख के मैंने दिया था सर। थैंक यू। 1-2 बार ही किया था रक्त मोक्षण, लेकिन जी उससे भी Congratulations, मैम। हाँ थैंक यू। सॉरी मेरे केस का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। ठीक है मैम। मैंने शायद एडीएफ पे पहले ये शेयर किया था, शायद किसी ने सुनाया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये शेयर किया था कि जब वो सक्सेस हुआ था तो उस टाइम में मैं स्टार्टिंग फेज में थी, मैंने ज्वाइन किया था सर। पिछले साल किया था आपने ये शेयर, पिछले साल? हाँ हाँ पिछले साल किया था फिर रक्त से मोक्षण। शेयर कर दीजिए एक बार, फिर क्या से सर? कमल मैम एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, सबको और सीखने को मिलेगा। हाँ सर ठीक है, मैं लिख कर भेजती हूँ। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। और अनुरिता मैम आपकी बात आपसे अच्छी लगी थी, आपसे सीखी हूँ सर, पाठक सर आपसे सीखा है सब कुछ मैंने। थैंक यू। अनुरिता मैम आपका बात कुछ अधूरा रह गया है तो कंप्लीट कर दीजिए। सर एक्चुअली मैं जो बिनाइन प्रोस्टेटोमेगाली उसी के ऊपर बात करी थी, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना सर, उसमें जी। पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है सर, मतलब बाकी के तो जो है सबको ही हेतु को करने आते हैं, लेकिन प्रोस्टेटाइटिस मतलब अपान अवरुद्ध, अपचन या गृहिणी दृष्टि या कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद में प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस के जो भी सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, लेकिन ना यूजुअली यंगस्टर एज में उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, बिकॉज वी डोंट, मतलब बीपीएच करके यूजुअली वी थिंक अपॉन कि 40 प्लस है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट ये आपको किस वक्त में डिटेक्ट करनी है? यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बाद में इट गेट्स कन्वर्ट इनटू एनलार्ज प्रोस्टेट। इसमें रिवर्सल मिल जाता है, बिकॉज ग्रेड 1 और मतलब इस स्टेज में आपको रिवर्सल भी मिलता है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। बट आपको डायग्नोसिस करते वक्त में, ट्रीटमेंट के वक्त में, चलाते वक्त में ये जरूर देखना कि पेशेंट का हेतु जो है, बिकॉज आजकल बहुत इजीली सर प्रोस्टेटोमेगाली, बीपीएच और ये इजीली पीएसए 16 एंड 20 क्रॉस कर जाता है। मेरे पास में पेशेंट किसी और पैथोलॉजी के लिए आते हैं, लेकिन अभी आपकी वजह से इतना अच्छा आदत हो गया है कि वेगावरोध है क्या, पेशेंट कितना चिंतित और मतलब एग्रेसिव एंग्री, अगर पेशेंट एंग्शियस रहता है तो जैसे अभी मैडम ने बताया, तो वैसे पित्तजन्य संप्राप्ति रक्तगत हो जाती है, और रक्तगत संप्राप्ति और पक्वाशयगत जो भी अवरोध है, ये दोनों का रेपरकेशन प्रोस्टेट पे बहुत इजीली होता है। तो इस वजह से अब मेरे पास में अभी मेटास्टेसिस प्रोस्टेट की पेशेंट आई थी, लीवर मेटास्टेसिस, ओरिजिन प्राइमरी ओरिजिन शायद पेशेंट का कुछ रेनल सीए की इसका था पता नहीं, लेकिन पेशेंट का सबसे बड़ा तकलीफ था कि उसको इतना पेन होता था, यूरिन नहीं होता था, अवरोध था, और दूसरा पेशेंट एकदम फ्रेजाइल, लास्ट स्टेज ऑफ मेटास्टेसिस था, बोन तक पेशेंट की थी। लेकिन जैसे उसको मतलब अभी ऐसी कंडीशन में और 60-70 प्लस एज है, तो यूजुअली मेल पेशेंट है, तो मैं बस्ती के लिए जो भी मेल थेरेपिस्ट है, सारे यंगस्टर्स से तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने उनको एरंड तेल और क्षीरबला तेल, ये दोनों चीज का मिश्रण दिया था कि अगर ये नहीं कर पाए, मतलब बस्ती नहीं ले पाए, तो इसका अवगाहन करना, अवगाहन करके जो जो अपना लोअर एब्डोमिन है जहाँ पे पेन बहुत सीवियर होता है, और उनको जो गोमूत्र हरितकी और गोमूत्र हरितकी को भी गुनगुने पानी के साथ में, और थोड़ा एरंड तेल 1 या 2 ml का एरंड तेल इंटरनल के लिए दिया था, नाभिपूरण के लिए भी दिया था, ये सेम ही कॉम्बिनेशन। सर उसका राउंड अबाउट 24 to 40 आवर्स में पेन धीरे धीरे कम होके, सबसे मेन चीज, क्योंकि बाकी गोक्षुर पुनर्ना, गुरुचि, कांचनार, वो तो सब जो ट्रेडिशनल चलता है वो तो चलाया था मैंने, लेकिन मैंने उनको ये बोला था कि डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माय साइड, लेकिन यूजुअली जो पैलिएटिव केयर कैंसर का रहता है आफ्टर 30-35 केमोस, तो बहुत हालत खराब रहती है। तो 24 आवर्स में उसका यूरिन शुरू हो गया था, जो पूरी तरह से हार्डली, बहुत स्ट्रेन करने के बाद में ब्लड रिच उसको यूरिन आता था, पेन होता था, बहुत हाई ग्रेड पीएसए था, और बाकी के सीए का मेन ओरिजिन तो रीनल ही अलग था, तो मैंने जो बाकी का चीज है उनको सब कुछ काउंसिल करके अंडरटेकिंग लेके, लेकिन बस्ती अगर दे पाते तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा अच्छा। सिम्टम्स कम होने के बाद में पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन का था, उनको सारा गाइडलाइन दिया था, लेकिन उनका आज भी कांटेक्ट ये रहता है कि नहीं मैडम पेशेंट बहुत सस्टेन्ड है, यूरिन भी होता है, लेकिन उनका कैंसर का अलग ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसकी वजह से आई डोंट इंटरफेयर अगर मेन ट्रीटमेंट अपना आयुर्वेदिक नहीं है तो।
बट बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था अवगाह का, नाभि पूरन, क्योंकि तब मुझे बस्ती के लिए वो एक्चुअली पेशेंट रेडी नहीं थे और पेशेंट बहुत पेन और इसमें था, तो मैंने भी ये करके गूगल और बाकी का सब चीज चलाया था। तो इट इज नॉट ऑलवेज 50+। जिन लोगों का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और वेगावरोध है, वो मे बी कि वो घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन घर से काम कर रहे हैं और मीटिंग है और ऑनलाइन वीडियो कॉल है, तो आप ऑफिस में तो कम से कम आप जाके यूरिनल्स यूज कर लेते हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन कॉल से, और इतना टफ हो गया अभी ये कोविड के बाद में कि लोगों को वेगावरोध मतलब बहुत ऑन एंड ऑफ हो जाता है, तो यू शुड ऑलवेज सी दैट मेल patient should always be checked for वेगावरोध, urinary tract infection and prostate, they may land into it। और जैसे अभी किसी ने बताया तो सिस्टाइटिस से भी शुरुआत दिखती है और प्रोस्टेटोमेगाली दिखता है। मैम अवगाहन किससे, नाभि पूरण किससे किया था और अवगाहन भी एक बार फिर से बता मैम दीजिए। यूजुअली पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में रहा ना तो प्रॉपर अवगाहन कराती हूँ, मैं परिक्षेप कराती हूँ, गुनगुना जो भी त्रिफला क्वाथ है या फिर कोई ऑयल है, टेचर है, जो अपने का कोई दशमूल तेल है, दशमूल क्वाथ है, पेशेंट अगर यूरिन मतलब किडनी और ये सारी चीज का है तो उस तरीके से क्वाथ या तेल, इन चीजों का पूरा जो अपना अपान एरिया है, मतलब नाभि के नीचे का एरिया, पेट, उसके बाद में पर्सनल जो प्राइवेट पार्ट्स है, एवरीथिंग राइट फ्रॉम हिज पेनिस टू हिज कंप्लीट हाइड्रोसील वगैरह, क्योंकि सारा चीज, वो सारी चीजों को बहुत हल्का, बहुत गर्म नहीं, वो परिक्षेप जो भी है वो, अगर वो नहीं ले पा रहे आप, मतलब उतना पेशेंट आपके यहाँ पे एडमिट नहीं, तो उसको बोलिए कम से कम इस काढ़े में गर्म कपड़ा करके उसको रखिए। I've seen very good changes into varicocele also, into hydrocele also, और ऐसे हाइड्रोसील की जो एकदम मतलब अभी ऑपरेट करने के बाद में ही करने, तो आपको ट्रीटमेंट देने के बाद में स्रोतारूप दूर करके वहां का शोध कम करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो लगता ही है। इसकी वजह से जब उसका सिस्टमेटिकली स्थानिक चिकित्सा जब आप करते हो अवगाह या परिक्षेप या इससे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे मेन पेशेंट स्टेबल हो जाता है और फेथ रखता है आप पे। तो आप उसका कोई भी दशमूल तेल है, दशमूल क्वाथ है, त्रिफला क्वाथ है, गोक्षुर त्रिकंटक घृत है, आपके पास में जो ऑयल है, क्षीर बला है, उसको थोड़ा हल्का गुनगुना करके कॉटन का जो भी कपड़ा है जिसकी वजह से आपका पूरा वो एरिया ढक दे, उसको रख दे या फिर उसको उसके ऊपर धारा कर दे, तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्वाथ रहा घर में, त्रिफला अगर मैंने दे दिया, दशमूल के द्रव्य दे दिया, वो काढ़ा बनाने के बाद में, तो मैं बोल देती हूँ कि भाई आपको उसको गुनगुने जो भी काढ़े का है उसका धार पकड़ना है, सब जगह पे सिखाए, बट इट शुड नॉट बी गरम, ये ध्यान में रखना है। द रीजन इट्स वेरी डेलिकेट। ओके मैम नाभि पूरण किससे किया था आपने ये पेशेंट में? मैम वो तो एकदम 70+ पेशेंट था, लास्ट स्टेज कैंसर, पूरे सारे धातु ये हुए हुए, और वो उसका मेन क्या था कि जब मेरे पास में कंसल्ट करने आए तो मैम सब कुछ खत्म होने के बाद में पेशेंट अपने पास में आता है, तो आई नेवर टेक अ रिस्क इफ द पेशेंट इज डायरेक्टली कमिंग, उनको क्लियर कर, जैसे अभी मेरा फोन कट हो गया था तो देहरादून की केस थी, एनीबडी हुज विद एम्स देहरादून, मुझे थोड़ा हेल्प लगेगा एक्चुअली, बिकॉज एकदम बहुत अच्छी केस है ब्रेस्ट कैंसर की, और मैं केमो और ऑपरेट नहीं कराना चाहती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा हेल्प लगेगा, अगर कोई है तो मुझे जरूर बताना। तो मैम आपको जब भी यहाँ पे अवगाह या नाभि पूरण क्या है मैम, मैंने मतलब उस गायनेक वार्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, आई वॉज डूइंग डिलीवरीज ऑल्सो सम टाइम, तो मैंने हमेशा देखा है कि जो गर्भिणी है या सुतिका अवस्था है, इस वक्त में ना नाभि आसमन लेप करना, अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ये करना है तो पिपली मूल, लोध्र और कुछ ऐसे द्रव्य उसका आलेप करना, तो ये हमेशा नाभि आसमन, मैंने मेरे जो गायनेक के सर थे, वेरी सॉरी टू से वेंट ऑफ बिकॉज ऑफ लंग कैंसर, सर को मालूम होगा, लुंडे सर, ही वाज सीएमओ विद ताराचंद हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्गर टाइम, उनका बहुत सपना था कि मैं एमडी करूं, मतलब एमएस करूं, इसमें गायनेक में एमडी करूं, बट आई कुड नॉट डू। उन बहुत अच्छे हैंड, मतलब इतनी सुपर डिलीवरीज करते थे वो, तो उन्होंने बताया था बेटा जब भी आपको कोई रास्ता नहीं मिले ना, तो आपको नाभि गुद जो भी 9 मार्ग है उसमें से जहां से द्रव्य अंदर जा सकता है इनटू परसेप्शन फॉर्म, मतलब वहां से, तो वो मार्ग कभी मत मत छोड़ना। और ये मेरे लिए भगवान बिल्कुल विटनेस है, नानल सर और लोंडे सर, इनकी सारी टीचिंग्स मुझे बहुत काम आती है जब मैं इमरजेंसी में काम करती हूँ और बहुत कम टाइम में काम करती हूँ। तो जब भी आपको ये लग रहा है कि अभी पेशेंट बहुत सस्टेन नहीं हो रहा है, मुंह से ज्यादा नहीं खा रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो आपको नाभि पिछू बहुत काम आता है, नाभि पूरन बहुत काम आता है। आपको जैसे अभी अपान के क्षेत्र में काम करना है तो वहां पे आप गुनगुना जो भी, अगर आपको वायु पे काम करना है,
श्रोतावरोध पे काम करना है तो एरंड तेल का पीछू रख दीजिए या नाभि पूरण कर दीजिए। अगर आपको दीपन पाचन करना है तो आप उसको जो भी आपके पाचक द्रव्य है उससे सिद्ध करके रखिए। अगर आपको पेन कम करना है तो दशमूल ऑयल है, गोक्षुर त्रिकंटक घृत है, आपको किडनी के क्षेत्र पे काम, तो आप नाभि पूरण कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे हम योनि पीछू योनि धारण करते हैं वैसे शिरो पीछू शिरो, बिकॉज आइडियली द पेशेंट दे डोंट ऑप्ट फॉर शिरोवस्ती एंड शिरोधारा, तो मेरे लिए फिर शॉर्टकट यही बचता है। तो जब भी आपको ये ऑर्किडाइटिस है या फिर वेरिकोसील है या ऐसी चीज है तो ओवरनाइट में जो 12 घंटे मेडिसिनल हम नहीं दे सकते, तो उस वक्त में हम सारी जो भी वाहिनियां, रस वाहिनियां, रक्त वाहिनियां जो भी नाभि से रिलेटेड है, इट्स अ वेरी बिग थ्योरी, मैं उसका कुछ लिटरेचर डाल दूंगी, जरूर देखिएगा। तो छोटे बेबी में भी मेरे ट्रीटमेंट का सबसे लाइन ऑफ पहला ट्रीटमेंट माँ का दूध रहता है, दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नाभि रहता है, फिर बच्चे को इंटरनल ट्रीटमेंट रहता है, बहुत नन्हा बच्चा जो रहता है, मतलब 6 मंथ ब्रेस्ट फीडेड बेबी जो रहता है, वेरी गुड रिजल्ट। मैम अगर आईबीडी के कारण मतलब कॉम्प्लिकेशन के रूमें सिस्टाइटिस जहाँ प्रोस्टाइटिस वगैरह हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? इसमें आईबीडी का साथ में करना चाहिए जहाँ मतलब प्रोस्टाइटिस का ही मेन फोकस होना चाहिए? नहीं नहीं सर, दोनों भी ट्रीटमेंट देखिए सर, ये दोनों भी मैनेजमेंट जो है, आपको सबसे मेन चीज ये देखनी कि पेशेंट का जो भी दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि से स्रोतस तक जो भी संप्राप्ति है उसको अच्छी तरीके से संगति लगा के फिर आपका, अगर वो पहले अपान क्षेत्र दृष्टि है और श्रोतावरोध है तो आपको सबसे पहले अपान पे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर दाहा है, आपको दिख रहा है कि भाई यूरिनरी पूरा यूरिमिया है, यूरिन में से ब्लड जा रहा है, उसके पस्टेल्स कहीं ना कहीं 30-40 है, तो आपको इंस्टेंटली मूत्रल द्रव्य या मूत्र जो भी मतलब शोधन चिकित्सा है वो शुरू करके उसको मूत्रोत्पत्ति जब तक निर्माण नहीं होगी उसकी, उसको वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे वक्त में अगर आप अपना ट्रायल करते रहेंगे बस्ती और ये सारा आइडियल ट्रीटमेंट सोचेंगे तो पेशेंट फ्रेजाइल हो जाता है, बिकॉज उसके पास में ये देखना होता है कि अर्जेंट लेवल पे क्या है, श्रोतावरोध कहाँ पे है। श्रोत दृष्टि में अगर आपको लगता है कि निरस रक्तम में से पहले आपको जो भी है अपान पे काम करिए, तो पक्वाशय पे पहले काम करिए, और फिर आपका लॉन्ग टर्म जो शमन चिकित्सा है वो चालू रखिए। शमन और शोधन में सिलेक्शन करते वक्त में ये जरूर देखिए व्हाट इज द पेशेंट्स फिजिबिलिटी, पेशेंट कितना एक्सेप्टेंस में है, because you won't believe it has become so tough with Ayurveda because of these video consultations and other things। और पेशेंट क्या है कि अपने को सब चीजें बताता भी नहीं है ना। मैं जितने भी डॉक्टर्स मेरे से केस डिस्कस करवाते हैं मैं उनसे यही बोलती हूँ कि भाई पेशेंट नहीं बता रहा है आपको, जब तक क्लियर नहीं होता है आप आगे जाइए मत, सिर्फ दीपन पाचन देखिए, अब जब तक आप एक अच्छी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते कि अभी पेशेंट का श्रोतावरोध है, पेशेंट को इन सिंपल लैंग्वेज लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, लिवर एनएच लिवर है, मतलब नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज NHLD है, और आपको वहां पे दिख रहा है कि उसका बिलिरुबिन लेवल्स वगैरह सब कुछ ओके है, लेकिन पेशेंट फैटी लिवर में उसके साथ में उसके मे बी कि वो खान पान अग्नि मानदेय उसका मानदेकर आहार है, या फिर उसका जो भी है हेतु कंटिन्यूसली चालू है, वो पहला खाना नहीं पचता तभी दूसरा खाना खा लेता है, तो आपको ये हेतु पे काम करके फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो दीपन पाचन के अलावा आपको आगे सिर्फ मेदोपाचक और सिर्फ मूत्रल द्रव्य देके फायदा भी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका हेतु चालू ही रहेगा। तो ये सीक्वेंस लगानी पड़ती है, यकृत पे काम करना है कि ऑर्गन पे काम करना है कि सिस्टम पे नहीं। व्हाट इज द डायग्नोसिस, डोंट गो फॉर इट, व्हाट हैज हैपेंड इनटू हिम, यू हैव टू सी दैट। और पेशेंट जो भी है जिस कंडीशन में आता है उसको अपेक्षित क्या है, लोगों को क्या लगता है एवरी शुड बी फाइन, और खर्चा भी नहीं ज्यादा आना चाहिए और दिन भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए। बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अगर उसको 2, 5, 10 साल लगे इस ट्रीटमेंट के लिए या बीमारी के लिए और वो आपके पास में आए, तो से हिम टू गिव हिज 10 मंथ्स मिनिमम टू अस, जिसमें से पहले 10 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वेरी पिक्यूलियर, और वो 10 हफ्ते में जान लगा देनी है। पेशेंट का संप्राप्ति भंग करने से पहले हेतु बंद, फिर उसके बाद में दीपन पाचन, फिर स्रोत विबंध, श्रोतावरोधात्मक संप्राप्ति है कि क्षयात्मक संप्राप्ति है। गलती से ऐसे ना हो कि वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा है, उसका खान पान ही नहीं है, क्षयात्मक संप्राप्ति, और आप उसके साथ में शोधन कर रहे हैं, नहीं, वहां पे आपको पित्त का शमन ही करना पड़ेगा, विरेचन नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखिए, फिर ट्रीटमेंट करें। और लाइफ पैरामीटर ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज सी लाइफ पैरामीटर। इफ इट इज यूरीमिया, पेशेंट इज एंटरिंग इनटू कि 10,000 को क्रॉस जैसे ही करता है WBC कोई भी, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि पेशेंट का मंद जोर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, धातुगत अवस्था बहुत जल्दी लैंड होगी, आपको सबसे पहले WBC कम करने, तो गिव हिम, जैसे एलोपैथिक सिस्टमेटिकली जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते, तो वी नीड टू गिव सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, और सिम्टोमेटिकली जैसे रिजॉल्व होता है फिर अपना जो भी ग्रंथोक्त चिकित्सा है
जैसे बताया गया है, जैसे चरकों है वो फॉलो करिए। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 फिर मिलेंगे। थैंक यू, क्योंकि टाइम हो गया है, थोड़ा ब्रेक चाहिए ना सभी लोगों को। थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू मैम।